नमस्कार, ईएसएम इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में 50 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो कि हर एक सर्विसमैन, फैमिली पेंशनर और डिपेंडेंट्स सबको कभी न कभी ज़रूरत पड़ेगा ही। देखिए, जानकारी रहना कोई बुरी बात नहीं है। अनजान बन के रहने से अच्छा है जानकार रहना, क्योंकि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको जिंदगी का किस मोड़ पे आके जरूरत पड़ जाए क्या पता। हर रोज कुछ न कुछ अपडेट्स आते जा रहे हैं, चाहे वो आपका सीएसडी का हो, ईसीएचएस का हो, स्पर्श पेंशन रिलेटेड हो, आरओपी का हो। ये सारी अपडेट्स आपको इसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्सेस हमने बनाया जिसका नाम है ईएसएम इन्फो क्लब। देखिए, ईएसएम इन्फो क्लब एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आपको कोई फालतू का न्यूज़ नहीं मिलता है। हम केवल मात्र वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं जो आपका काम का है, जो आपको जानना ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया कहीं भी जाइए, आप ईएसएम इन्फो क्लब टाइप कीजिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता है ईएसएम इन्फो क्लब का जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए, सुनने के लिए। तो फ्रेंड, ऐसे समय ना बिताते हुए अब शुरू करते हैं 50 वो पॉइंट्स एक एक करके, जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 पॉइंट्स है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है ईसीएचएस फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फॉर एक्स सर्विसमैन। देखिए, आमतौर पे देखा जाता है कि ईसीएचएस जो बेनिफिशियरीज है, जो मेंबर्स हैं जिनको ईसीएचएस का सर्विसेज मिल रहा है, उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। हर महीना मेडिकल के लिए जो एक्सपेंसेस का एक अमाउंट गवर्नमेंट देते हैं नॉर्मल सिविल पेंशनर्स को, वो आपको नहीं मिलता है। पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मिलता है, वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कब से शुरू हुआ है? ये 100 रुपीज़ पहले था, 1997 से शुरू हुआ है, जो कि 2017 में आके इसका रेट 1000 रुपया हुआ। और ये जो 1000 रुपया का जो रेट है वो भी अभी बढ़ने वाला है, ऐसे प्रपोजल है। और कुछ लॉयर हाउस में इसका डिस्कशन भी हुआ है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आपका 3000 रुपया होने वाला है। ऐसे ही कुछ न्यूज़ आया है, पर ये कोई ऑथेंटिक सोर्सेस से, कोई प्रेस रिलीज से नहीं आया हुआ। एक डिस्कशन है जो कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस है, एक सर्विसमैन यूनियन है, जिनके साथ गवर्नमेंट का जो डिस्कशन है, अब वहाँ से जो सूत्रों से जो खबर हमें मिला है उसका मुताबिक आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है वो 3000 रुपया होने वाला है बहुत जल्द। अच्छा, अब देखिए नंबर 3 पॉइंट्स जो है, ईसीएचएस मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल अलाउंस। ये सब आप जानते हैं, पर ये भी आपको जानकारी रहना जरूरी है कि ईसीएचएस मेंबर्स को भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल सकता है। कब मिल सकता है, किस केस में मिल सकता है? देखिए, ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे ईसीएचएस का सुविधा है नहीं, तो आपको उस जगह पे, अगर उस जगह का आप रहने वाले हैं, तो आपको ईसीएचएस का जो फैसिलिटी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। किनको मिलेगा? देखिए, इसका एक डिटेल्ड लिस्ट हमने ईएसएम इन्फो क्लब वेबसाइट में हमने पब्लिश किया। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ईएसएम इन्फो क्लब वेबसाइट में जाइए और सर्च जो बार है वहाँ पे जाकर आप सर्च कीजिए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, ईसीएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं, पर वहाँ बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा, मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ईसीएचएस फैसिलिटी इज नाउ एक्सटेंडेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स रिक्रूट्स बोर्डेड आउट आर ड्राइंग डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए, ऐसे जो रिक्रूट्स होते हैं और जो बोर्डेड आउट हो जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उनको पहले एक सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिलता था, पर अब मिल रहा है। एक सर्विसमैन स्टेटस उनको मिलना शुरू हुआ है कुछ ही दिन पहले, कुछ साल पहले। तो उनका जो डिपेंडेंट्स है उनको भी इसी चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा और बोर्डेड आउट रिक्रूट्स को तो मिलेगा ही मिलेगा।
पर उसमें कंडीशन यह है कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए, तभी ये सारी सुविधाएं मिलेंगे। अच्छा, अब आता है कि ECHS का जो फंडामेंटल रूल्स है कि ये ECHS आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से कंपलसरी हो गया सबके लिए। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि मैंने ECHS का सुविधा नहीं लेना, मुझे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेना है, तो ये परमिसेबल नहीं है। जो भी वेटरन्स आर्म फोर्सेस से रिटायर करेंगे सबको कंपलसरी ECHS का सुविधा लेना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुतों का डाउट रहता है कि अगर हम ECHS ना लेते तो शायद हमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता और उसमें फायदा होता, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज नो फी फॉर प्री 96 पेंशनर्स टू ज्वाइन दिस स्कीम। जो लोग 96 से पहले रिटायर हुए हैं उनको, वो अगर ECHS मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको किसी तरह का कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आप जानते हैं कि इस समय का जो है नॉन कमीशन रैंक है तो 30,000 का एक फीस लगता है। ठीक है, कमीशन रैंक है तो ज़्यादा है, GCUs के लिए कुछ फीस अमाउंट अलॉट किया गया, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, देयर इज नो फी, सॉरी पॉइंट नंबर 6 तो मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 7 है कि फ्रॉम 1 जनवरी 1996 to 31st March 2003 they have to pay to join this scheme. Okay, 96 का बाद का जो लोग है 2003 तक का जो है, जो लोगों ने, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये अगर ECHS का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको फीस दे के ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप अगर हवलदार तक का रैंक है तो 30,000 इस समय देना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे कि 29 दिसंबर 2017 से जो रेट रिवाइज हुआ है, वो रेट जो अभी अभी हमने बात किया वो है अप टू हवलदार रैंक तक का 30,000 है, नेक्स्ट हवलदार अंडर कैप्टन तक रैंक के लिए 67,000 है, और सभी ऑफिसर्स के लिए 1,20,000 ये जो है वन टाइम फी आपको देना पड़ेगा ECHS मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट है, इफ यू आर हैविंग 32 KB ECHS इंडिविजुअल व्हाइट कार्ड यू मस्ट अप्लाई फॉर चेंज ऑनलाइन। अगर आपके पास 32 KB का ECHS कार्ड है तो आप समझ लीजिए कि आपको अब ट्रीटमेंट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे एक रिसेंटली सर्कुलेशन भी हुआ है जबलपुर ECHS का, वो भी हमने पब्लिश किया अभी। तो आपको पता होगा कि अभी 64 KB ECHS कार्ड सबके पास, ये 1 अप्रैल से सबके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ट्रीटमेंट का सुविधा मिलना। तो ये कैसे करेंगे आप? आपको बहुत सिंपल सी बात है, आप ECHS वेबसाइट का जो पेजेस है वहाँ पे जाइए और पोर्टल में जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो सारी चीज़ें जब आप करेंगे, फीस जमा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ECHS कार्ड बन करके आपका नियरेस्ट जो स्टेशन हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहुँच जाएगा और आपको जाके वहाँ से लाना है और एक्टिवेट कराना है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास टेम्पररी ECHS का स्लिप है तो आपको परमानेंट के लिए आपको जो फॉलो अप एक्शन है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट 11 है, इफ यू हैव लॉस्ट योर ECHS कार्ड यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू कार्ड। अगर आपका कार्ड गुम हो गया तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन पे, और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें आप ECHS वेबसाइट में जाकर के एक बार देख लीजिए। इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ ECHS मेक श्योर दैट यू आर नॉट पेड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। अगर आपको दोनों चीज़ें मिल रही है, ECHS का आप मेंबर भी हैं और ऊपर से आप FMA भी ले रहे हैं, तो आपसे रिकवरी हो सकता है। इसलिए आप इंश्योर करें कि ये चीज़ें आपके साथ ना हो, क्योंकि एक साथ जब रिकवरी होगा तो उस समय थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो आप एक लेटर लिखिए और PCDA को ECHS को दोनों के बता दीजिए कि मुझे ये FMA नहीं चाहिए, ECHS का जो बेनिफिट है वो मुझे लेना है, तो आपका FMA सीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड डिसेबल्ड पेंशनर्स एंड विडोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ECHS कंट्रीब्यूशन। जैसे वन टाइम जो सब्सक्रिप्शन मैंने अभी जो बताया कि हवलदार तक का 30,000, जैसे उसके लिए 67,000 और 1,20,000 पर कमीशन ऑफिसर्स, ये जो फी है ये वर्ल्ड डिसेबल्ड पेंशनर्स के लिए नहीं है और विडोज के लिए भी नहीं है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग ओल्ड 16 KB कार्ड, रेड कलर कंबाइन कार्ड, यू हैव टू चेंज इट। वो कार्ड भी आपका नहीं चलेगा, यानी कि 16 KB 32 KB दोनों ही कार्ड ऑब्सोलेट हो चुका है। अभी आपको 64 KB का नया कार्ड आपको बनाना है।
अब देखिए आधार डाटा मस्ट बी मैच्ड विद ईसीएचएस कार्ड। रिसेंटली एक सर्कुलर आपने पढ़ा होगा कि आपका जो ईसीएचएस का फैसिलिटीज़ है वो आधार का साथ लिंक होगा। चाहे आप पॉलिक्लिनिक में जाइएगा या फिर आपका पेरेंट हॉस्पिटल में जाना है, आपको पहले आपका आधार का जो ओटीपी है जिस मोबाइल का साथ कनेक्टेड है वहाँ पे आपका ओटीपी आएगा, बायोमेट्रिक का तहत आपका ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा और आधार का जो डाटा है वो डाटा आपका ईसीएचएस का डाटा के साथ मैच होगा। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद भी आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकता है, अदरवाइज आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसलिए जिनका भी पेरेंट्स का या फैमिली बच्चों का आधार का साथ ईसीएचएस कार्ड नाम या डेट ऑफ बर्थ अलग है तो अभी इसको ठीक करवा लीजिए। चाहे आप आधार में ठीक कराइए या फिर ईसीएचएस में ठीक कराइए, जो भी आपका करना है। आधार में ठीक कराने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपका नियरेस्ट आधार सेंटर में जाइए या वहाँ पे करेक्शन करा लीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार सब ठीक ठाक है, आधार में आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, ईसीएचएस कार्ड में आपको चेंज कराना है, तो इस केस में आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और एक एप्लीकेशन लिखना है कि ये डाटा ऐसे चेंज है, इसके लिए पार्ट ऑर्डर कराना है। तो ये जो एप्लीकेशन आपका होगा ये जेडएसबी का जिला सैनिक बोर्ड का सेक्रेटरी का साइन होकर के आपका कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगा और वहाँ से जब अप्रूव होके पार्ट ऑर्डर होके आएगा अपने आप ही आपका ईसीएचएस कार्ड भी आप चेंज करा सकते हैं। उस केस में आपको नया ईसीएचएस कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंशन रिलेटेड इशूज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज है। देखिए ऐसे पेंशन रिलेटेड जो इशूज है इसमें सबसे पहली बात यह है कि 16 नंबर पॉइंट में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कीप नोट ऑफ योर पीपीओ नंबर एंड ऑलवेज गिव योर पर्टिकुलर्स लाइक रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस एंड डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ एनी क्वेरी। कहीं भी आप क्वेरी करते हैं, मान लीजिए पीसीडीए में फ़ोन करना है, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ फ़ोन करना है, तो ये सारी डिटेल्स आपका बिल्कुल हैंडी रखिए। आपका स्पोर्ट्स आईडी नंबर, पेंशन आईडी नंबर, ठीक है, आपका जो पीपीओ नंबर, ये सारी चीज़ें, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ, आपका रैंक क्या था, क्वालिफाइंग सर्विस कितना सर्विस किया, ये सारी चीज़ें आपको हैंडी रखना है। तभी आपका जो भी शिकायत है या फिर क्वेरी है वो अटेंड करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है इसलिए कि कोई गलत आदमी ना कोई किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। इसीलिए आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करके तभी आप ही जेन्युइन आदमी हैं, इस ये चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ऑलवेज कीप योर पेंशन अकाउंट जॉइंटली, हमेशा आपका जो पेंशन अकाउंट है वो आपका वाइफ या जो भी नेक्स्ट ऑफ कीन है उनके साथ ज्वाइंट ही होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, नेक्स्ट जो पेंशन मिलेंगे फैमिली पेंशन, इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जस्ट स्पर्श में जाकर के एक ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अकाउंट तो है ही, सेम अकाउंट है, बहुत इजीली पेंशन जो है कंटिन्यू हो जाता है। इसके लिए कोई भी किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम आगे जाकर के नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18 है, ऑल फैमिली पेंशनर मस्ट गिव नॉमिनेशन टू देयर बैंक अकाउंट फॉर द पेंशन अकाउंट। ऐसे बहुत बार हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट है और किसी ऐसे लोग हैं जिनका देहांत हो गया और उनका जो भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट के खाता में चला जाता है, क्योंकि कोई नॉमिनेशन कोई नहीं रहता है। वो पैसा किसको देंगे गवर्नमेंट, जब नॉमिनेशन रहेगा तभी ना मिलेगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट आपका जो भी है, चाहे एफडी अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, पेंशन अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, एक नॉमिनी जरूर बना करके रखिए किसी न किसी को, जो कि आपका एब्सेंट में जिनको ये बेनिफिट मिले। ओके, अच्छा, अपडेट योर पासबुक एंट्रीज रेगुलरली। अभी देखिए स्पर्श का थ्रू हर चीज़ तो मिलता ही है, फिर भी आपको एक्चुअल जो मानी डिसबर्स जहाँ से हो रहे हैं, एक्चुअल मानी जहाँ से आपको मिल रहे हो तो बैंक है। इसलिए बैंक का पासबुक हमेशा आप अपडेट रखिए ताकि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो तो आपके पास ये सारे सबूत रहे। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में हर महीना आपको पेंशन स्लिप मिलता है, वो पेंशन स्लिप भी आप एक निकाल करके रखिए या फिर सॉफ्ट कॉपी आप रख लीजिए अपने पास। लिंक योर आधार नंबर एंड पैन नंबर विथ योर पेंशन बैंक अकाउंट एंड स्पोर्ट्स, ये आपको पूरा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आधार और पैन हर एक चीज़ के साथ आपका कनेक्ट रहना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सॉरी, नेक्स्ट है कि अल्सो सेंड ए पीडीएफ। देखिए रिकॉर्ड के पास आपका आधार का डिटेल है नहीं, इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना आधार का एक कॉपी अपना रिकॉर्ड ऑफिस को जरूर भेजिए, क्योंकि बहुत सारा डाटा है जहाँ पे आधार नंबर लिखना ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड को भी बहुत सारा डाटा एंट्रीज करना होता है, आपका जो आपका लियासी डाटा है, पुराना
जो भी आपका डाटा है उसको अभी डिजिटलाइज किया जा रहा है और वहाँ पे आधार नंबर होगा तो आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान होता है। इसलिए आप आधार नंबर, स्पर्श का नंबर, ये दोनों ही नंबर आप रिकॉर्ड को भेजिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर स्पाउस इन द पीपीओ एंड इन द बैंक अकाउंट मस्ट बी सेम। आपका पीपीओ में जो नाम है वही नाम बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, तभी जाकर के फैमिली पेंशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अगर कोई मिसमैच है तो अभी से आप या तो आपका पीपीओ में नाम ठीक ठाक कराइए, रेक्टिफिकेशन कराइए, या फिर बैंक अकाउंट में जो भी सुइटेबल होगा वो करवा लीजिए। देखिए अब ऐसे समय आ गया ना, एक कोई इंसान एक जगह में कहीं भी अगर क्लिक करेंगे तो हर एक जगह लिंक हो जाता है, तो कि कहीं किसी जगह पे अगर नेम या डेट ऑफ बर्थ या कोई भी डाटा मिसमैच हो तो फिर वो बेनिफिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर जगह में एक ही जैसे डिटेल होना चाहिए, चाहे नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी डिटेल हो, वो हर जगह में यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके। If you and your spouse date of birth is not in your bank, please submit your school certificate। बैंक में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पहले का जो पुराने ज़माने का पीपीओ है उसमें डेट ऑफ बर्थ है नहीं, तो अभी आप एक एप्लीकेशन लिखिए और डेट ऑफ बर्थ का कोई ना कोई प्रूफ दे करके जिला स्तरीय बोर्ड का थ्रू आपका रिकॉर्ड ऑफिस में भिजवाइए और वो ऑटोमेटिकली स्पर्श में एंट्री हो जाएगा और नए पीपीओ बनेगा जहाँ पे आपका फैमिली का डेट ऑफ बर्थ होगा, और ये होना बहुत ही ज़रूरी है। Do not forget to give life certificate to the bank public sports in November। आप सब जानते हैं कि हर एक साल नवंबर में आपका लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, पर अब जब से स्पोर्ट्स आ गया तो नवंबर जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका अगर ड्यू नवंबर में नहीं है, दूसरे किसी महीने में है तो तब भी दे सकते हैं। स्पोर्ट्स में ऐसी सुविधा दिया गया। ठीक है, जो पुराने हैं उनका सबका तो नवंबर में ही होगा। अगर आप अभी 2018 का बाद अगर आप पेंशन आए हैं तो ज़्यादातर लोगों का स्पर्श का थ्रू ही जो है आपका पीपीओ बना है। तो उसके इसमें क्या होगा, स्पर्श का थ्रू जिनका पीपीओ बना है उनका जिस महीने में उनका रिटायरमेंट हुआ है वही महीना होगा लाइफ सर्टिफिकेट का जमा करने का समय है। तो आपको थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना कि कब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है और उस समय आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करेंगे, देखिए स्पर्श में जमा करना सबसे सेफ है, क्योंकि डायरेक्ट स्पर्श को आप अगर जमा कर दिया तो नहीं मिला करके ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। स्पर्श में आप या तो बायोमेट्रिक दे करके जमा करवा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एमएलसी, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। आपको बायोमेट्रिक मशीन का कोई ज़रूरत नहीं है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड कीजिए, साइन कीजिए, एक डिजिटल अफसर का साइन करा करके फिर आप अपलोड कर दीजिए। बहुत आसान सा तरीका है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, स्पर्श का जो पोर्टल है उस पोर्टल में आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी का हेल्प लेके आप इसको करवा लीजिए हर एक साल जब भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है। लाइफ सर्टिफिकेट अगर ड्यू होगा, आप जमा नहीं करेंगे, ठीक ठाक वहाँ सबमिट नहीं होगा तो आपका पेंशन रुक जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल प्री 1985 पेंशनर्स मस्ट मेक श्योर दैट their spouse नेम इज इन their फैमिली पेंशन पीपीओ। पहले का जो जमाने का है 1985 का, उस समय क्या है, फैमिली पेंशनर का नाम पीपीओ में नहीं लिखा रहता था। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि बाद में जब फैमिली पेंशन का एलिजिबिलिटी आया हुआ है तो फैमिली जब पेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि यही इसका फैमिली है या नहीं। अगर नाम लिखा रहेगा तो आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान होता है। इसलिए जो प्री 85 का जो लोग हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपना वाइफ का नाम ज़रूर आप पीपीओ में दाखिल करा लीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली एक एप्लीकेशन लेके जाना होगा आपका जिला सैनिक बोर्ड का पास। आप अपना कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड का पास एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए कि आपका जिला सैनिक बोर्ड का थ्रू भेजना है रिकॉर्ड ऑफिस को कि मेरा वाइफ का ये नाम है, ये डॉक्यूमेंट है, और उनका नाम पीपीओ में इंक्लूड किया जाए। बस इतनी सी बात है, आप हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है All pre-85 pensioners who do not have pension book or PPO copy, please apply to bank and get a copy। आपका बैंक के पास होगा। ठीक है, पहले इंडिविजुअल को पीपीओ का कॉपी नहीं दिया जाता था, बैंक को दिया जाता था डायरेक्टली। तो अगर आपके पास नहीं है, आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपना जिस बैंक से पेंशन ले रहे थे अभी तक उसी बैंक में एक एप्लीकेशन दीजिए तो आपको उसका एक कॉपी मिल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। अब स्पर्श को भी आप बोल सकते हैं, स्पर्श के पास तो है ही, नया पीपीओ सबका बना है स्पर्श में, तो स्पर्श से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर पॉइंट है कि पेंशनर, देखिए जब पेंशनर जब इस दुनिया में नहीं रहते तो फैमिली पेंशन मिलता है उनका नेक्स्ट ऑफ कीन को, पर वो पेंशन किस तरह का होगा,
वो क्या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होगा, स्पेशल फैमिली पेंशन होगा, आपका क्या बोलते हैं एनहांस रेट होगा, कौन से रेट होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मान लीजिए किसी फैमिली पेंशनर, किसी एक सर्विसमैन जो कि 40 साल में एज में रिटायर हुआ है और वो 7 साल या 8 साल 10 साल का बाद उनका किसी कारण वशत उनका डेथ हो गया, मान लीजिए 50 साल का एज में डेथ हो गया, तो उन फैमिली को कौन सा पेंशन मिलेगा। देखिए उन फैमिली को एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब तक अगर वो जिंदा रहते, उनका एज 67 ईयर्स ना होता या फिर 7 ईयर्स फ्रॉम द डेथ ऑफ द पर्सन, ये दोनों में से जो भी क्राइटेरिया पहले फुलफिल करेगा उस क्राइटेरिया तक उनको फैमिली पेंशन एनहांस रेट पे मिलेगा। एनहांस रेट मतलब क्या है? जो रेट एक सर्विसमैन को मिल रहा था, जिस रेट में पेंशन मिल रहा था, सेम वही रेट मिलेगा। अदरवाइज आप जानते हैं कि फैमिली पेंशन का जो रेट है वो 30% है और नॉर्मल पेंशन 50% होता है। ठीक है, तो यह एनहांस रेट, ये एनहांस रेट कब तक मिलेगा? 7 साल तक मिलेगा। ठीक है, फैमिली पेंशनर को 7 ईयर्स तक मिलेगा या फिर पेंशनर का एज 67 ईयर्स पूरा होने तक, जो भी पहले खत्म होगा वो क्राइटेरिया आपके लिए माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन, पॉइंट नंबर 27। देखिए एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ये कब मिलता है? 80 ईयर्स अगर एज हो गया तो 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगा, 85 ईयर्स में फिर 5% एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे करके जब 100 ईयर्स हो जाता है तो 100% मिलता है। ठीक है, डबल पेंशन हो जाता है। तो इसे कहते हैं एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। इसके लिए क्या करना है आपको? 80 ईयर्स जैसे ही हो गया तो आपको एक चिट्ठी लिखना है। आपका जैसे स्पर्श में है तो पीसीडी पेंशन को एक चिट्ठी लिखना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए गवर्नमेंट का पास एक प्रपोजल है, ये बहुत पहले एक वेयर हाउस में इसका डिस्कशन हुआ था कि 65 ईयर्स जब एज हो जाता है तभी से एडिशनल पेंशन जो है मिलना चाहिए, क्योंकि उस एज में बहुत ज़्यादा मेडिकल का एक्सपेंसेस होता है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, क्योंकि ओल्ड एज में जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो उनका रहना खाना पीना हर चीज़ जो है उस अमाउंट से नहीं हो पाता है। इसलिए एक एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का प्रपोजल है और उम्मीद है कि ये भी पास हो जाएगा अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिनायल नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से अगर अप्रूव हो जाएगा तो ये पास हो जाएगा 65 ईयर से। जैसे 65 ईयर 70, 75, 80, 85, 100 ईयर्स तक जब होगा तब जाके जो है 100% होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ईपीएफ पेंशन। ईपीएफ पेंशन अगर मान लीजिए एक सर्विसमैन को कोई पेंशन मिल रहा है, अगर वो ईपीएफ का अंडर में पेंशन एलिजिबल हो जाता है तो उनका जो फैमिली पेंशन या पेंशन जो भी ऑथराइज है वो भी मिलेगा, प्लस एक सर्विसमैन का जो पेंशन है डिफेंस की तरफ से वो भी मिलेगा। वो 2001 से शुरू हुआ है। ईएसएम कैन ड्रॉ 2 पेंशन सेपरेटली विदाउट एनी सेलिंग। फर्स्ट जनवरी 96 से ये रूल हुआ है कि डबल पेंशन आपको मिलेगा। आप सिविल से भी पेंशन ले सकते हैं और रीएम्प्लॉयड है तो सिविल से भी और पोस्ट से दोनों पेंशन ही आपको मिलेगा। और रही बात डीए की, डीए आपका 97 से 18 जुलाई 97 से रेगुलेट हुआ है कि डीए आपको दोनों जगह पे मिल सकता है। और इसका कुछ रेगुलेशन है, जैसे आप कमीशन ऑफिसर है तो आपको किसी एक जगह से ही डीए मिलेगा, यानी कि पेंशन में डीआर नहीं मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, डीआर नहीं मिलेगा। और अगर आप जेसीओज वार कैटेगरी में आते हैं और आप रीएम्प्लॉयड है जहाँ पे आपको पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो उस केस में भी आपका डीआर नहीं मिलेगा, आपको केवल मात्र डीए ही मिलेगा। और अगर आप रीएम्प्लॉयड है पर आपका पे फिक्सेशन लास्ट पे ड्रॉन में नहीं हुआ है, पे प्रोटेक्शन नहीं मिला आपको, तो इस केस में आपको दोनों ही जगह डीए एंड डीआर दोनों ही मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। इस बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है, जानना है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके एक बार सर्च कर सकते हैं डीए रूल्स करके, डीए डीआर रूल्स। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल में इसका जो भी प्रोविज़न है पेंशन रेगुलेशन में जो प्रोविज़न है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब पेंशन का जो अमाउंट है फैमिली पेंशन का, मिनिमम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो 9,000 प्लस डीए यानी कि डीआर, ये 1 जनवरी 2016 से हुआ है। और मिनिमम स्पेशल फैमिली पेंशन 7th सीपीसी का जो रेट है वो है 17,990, ये 1 जनवरी 2016 से हुआ है। ठीक है,
कंपेंसेशन फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ पेंशन एरियर्स टू बी पेड, ठीक है, 1 अक्टूबर 2008 से कंपेंसेशन भी मिलेगा अगर आपको पेंशन मिलने में डिले हुआ है तो। ओके, इम्प्रूवमेंट इन पेंशन, ये आपका सर्कुलर 30 है, आप देख सकते हैं PCDA का वेबसाइट में 1 जुलाई 2009 से। एडिशनल पेंशन आपको बता ही दिया कि 80 ईयर्स का बाद से आपको मिल जाएगा, और ये एडिशनल पेंशन आपका अगर डबल पेंशन मिल रहा है तो दोनों पेंशन के ऊपर ही आपको एडिशनल क्वांटम मिलेगा, ठीक है। एडिशनल पेंशन इज एप्लीकेबल फॉर वॉर इंजरी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, हर एक जगह में एडिशनल पेंशन जो 80 ईयर्स पे मिलता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, जॉइंट नोटिफिकेशन ऑफ फैमिली पेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड 1 मार्च 1985. Those who do not have joint notification for family pension, they have to apply. पहले ही मैंने आपको बताया, अगर आपका फैमिली का वाइफ का नाम नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन कीजिए जिला सैनिक बोर्ड का थ्रू, आपका रिकॉर्ड ऑफिस को, और बाद में वो पहुंचाएगा PCDO को। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी, और ऐसे डुअल फैमिली पेंशन, देखिए पहले डुअल फैमिली पेंशन का एक प्रोविजन नहीं था। 2012 सितंबर से CDA का सर्कुलर नंबर 504 के तहत, जो कि 7 जनवरी 2013 को रिलीज हुआ, इसके तहत आपको जो आपका फैमिली अगर आपका फैमिली पेंशन ले रहा है तो फौज का पेंशन और रीएम्प्लॉयड का जगह का जो पेंशन है, दोनों ही पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये पहले नहीं था, दोनों ही जगह पे मिलेगा। द फैमिलीज ऑफ PSM हु आर ड्राइंग टू पेंशन एंड डाइड बिफोर 24 सितंबर 2012 वर डिनाइड ड्यूअल पेंशन। अब CDA का जो सर्कुलर के हिसाब से वो पहले का जो है उनको भी मिलेगा, ठीक है, अभी का तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। देखिए, 1 जुलाई 2009 से एक ब्रॉडबैंडिंग का कंसेप्ट आया हुआ है। अगर आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं या फिर आप मेडिकल इनवैलिड होके जा रहे हैं तो ये सब केसेस में आपका ब्रॉडबैंडिंग होगा। हाँ, ब्रॉडबैंडिंग के कुछ रूल ऐसे हैं कि अगर आप मेडिकली इनवैलिडेट आउट आप वो सर्विस होके जा रहे हैं तो आपको 1% होगा, तब भी ब्रॉडबैंडेड होके 50% मिलेगा। पर अगर आप रेगुलर सर्विस करके जा रहे हैं तो 20% मिनिमम होना चाहिए, तभी वो 50% में ब्रॉडबैंडिंग होगा, ठीक है। तो ये ब्रॉडबैंडिंग का जो सुविधा है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में नहीं था, उनको भी अभी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट केस होने के बाद उनको भी देना शुरू किया, पर मिनिमम 20% होना चाहिए, ठीक है। तो 2016 का एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर में बोला है कि ब्रॉडबैंडिंग जो है सभी के लिए एप्लीकेबल है, किसी के लिए भी नॉट एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो कोर्ट का ऑर्डर का बाद अलाउ किया गया था, उससे पहले नहीं था, सबके लिए नहीं था। वॉर इंजरी पेंशन के कैपिंग था कि आपका टोटल जो पेंशन होगा वो लास्ट पे ड्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, पर अभी वो कैपिंग नहीं है, वो हट गया 2009 से। लिबरलाइज फैमिली पेंशन, नाम तो आप सुने होंगे, पर क्या है? देखिए, लिबरलाइज फैमिली पेंशन ये 1972 में इसका जो है इंट्रोडक्शन हुआ है इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ये होता है कि अगर किसी जवान का डेथ हो जाता है वॉर में या वॉर लाइक सिचुएशन में, बॉर्डर में, ऑपरेशन में, तो उस केस में क्या, फैमिली को जितना सैलरी मिलता था वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगे, ठीक है, सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमाउंट का, सेम अमाउंट का आपको मिलेगा। तो ये है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, मंथली पेंशन गिवन टू द फैमिलीज ऑफ पर्सन हु डाई इन वॉर लाइक ऑपरेशन, ठीक है। इट इज इक्वल टू द लास्ट रिकनेबल एमोनमेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्या कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GMO 23, अब जानते हैं कि 2023 सितंबर में एक धमाकेदार GMO ER 2023 पब्लिश हुआ है, और इसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन का जो ढांचा है पूरा बदल गया। पर ये चीज़ें आपको जानकर आप हैरान होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही एक क्लैरिफिकेशन इशू किया, जो कि DSW का ऑफिशियल वेबसाइट में है, जिसका लिंक मैंने यहीं पे दे दिया। आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में, तो वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली बताया गया जिनका डिसेबिलिटी रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड बिफोर सितंबर 2023 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया कि पहले एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड था, अब उनको एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड नहीं रखा गया,
क्योंकि जेमो 2023 में ये चीज नहीं लिखा गया, पर ये सरासर गलत है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 45, इफ यू आर हैविंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अनमैरिड डॉटर्स, विडो डॉटर्स, यू मस्ट अप्लाई फॉर पार्ट ऑर्डर। ठीक है, पार्ट ऑर्डर कराने से क्या फायदा है कि आप जब नहीं रहेंगे तो उनको फैमिली पेंशन मिल सकता है, इसलिए ये चीजें आपको नोटिफाई करना जरूरी है। ऑलवेज चेक योर पेंशन विथ योर रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस में देखा गया कि आपका ही सेम स्क्वाड में था, सेम एक ही साथ आप रिटायर हुए, एक ही साथ पेंशन आए और प्रमोशन आपको एक ही साथ मिला, एक ही लेंथ ऑफ सर्विस है, उनको ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है, आपका रैंक का जो पेंशन ऑथराइज है ORP का जो टेबल पब्लिश होता है वो देखिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको पेंशन कम मिल रहा है, अगर ऐसा है तो आप जरूर अप्रोच कर सकते हैं PCDA पेंशन को। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम KSB। KSB का बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पे अगर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल सकता है। इसके लिए आपको KSB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अब अगर आई कार्ड बनाना है ESM का तो भी आप KSB के वेबसाइट में जाके आप बना सकते हैं, ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप नियरेस्ट आपका जो जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ जाके आप करेक्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि योर फुल डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन योर आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बहुतों का ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं है, सिर्फ ER लिखा हुआ है, तो ये सब केसेस में आपका पेंशन में या अदर जो भी फैसिलिटीज़ है ECHS वगैरह CSD वगैरह इसमें दिक्कत आ सकता है, इसलिए आपका आधार कार्ड को अपडेट करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ADLR स्कीम फ्यूनरल ग्रांट, ये 10,000 है 8 जुलाई 2016 से। अगर आपका आसपास का किसी एक सर्विसमैन का डेथ हो गया तो उनका फैमिली को आप थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि उनको जिला सैनिक बोर्ड से एक ग्रांट मिल सकता है, डेथ सर्टिफिकेट, फ्यूनरल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने से उनको ये पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से 5,000 रुपये मिलेगा, प्लस ADLR जो स्कीम है फ्यूनरल ग्रांट है, ये आपका जिला केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलता है, टोटल 15,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर आपका आसपास कोई ऐसे है तो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि PMSS स्कॉलरशिप। दोस्तों, जैसे एक सर्विसमैन का बच्चे हैं जिनको मेडिकल, इंजीनियरिंग या टेक्निकल किसी कोर्स में दाखिला मिला है और कोर्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको अप्लाई करना होता है PMSS स्कॉलरशिप के लिए। इसका अमाउंट काफ़ी अच्छा है, 30,000 और मोर जो अमाउंट है हर साल आपको मिलेगा। जैसे 5 साल का कोर्स है तो 5 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसका एक लिंक मैंने दे दिया। ठीक है, ये सभी लिंक जो है आपको मिल सकता है, ये पॉइंट्स जहाँ पे हैं ये सब इन्फो क्लब में वहाँ पे है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट। देखिए, अप टू 12 तक का जो बच्चे हैं आपका ये NCOs एंड वर्क के लिए है, GCOs अफसर्स के लिए नहीं है। अगर आपके बच्चे 12th तक क्लास में हैं तो आप एजुकेशन ग्रांट पर चाइल्ड 1,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि सालाना 12,000 रुपया पर चाइल्ड आप क्लेम कर सकते हैं। और बहुतों का अभी पेमेंट तो हुआ है, अभी मार्च में बहुतों का पेमेंट हुआ है। तो आप अगर अप्लाई नहीं किया कभी, आप पूरा इस चीज़ को जानें। देखिए, इसका जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये सब इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल में आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रांट्स का जो स्कीम है वो स्कीम आप एक बार KSB का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया online.ksb.gov.in, यहाँ पे विजिट करके आप डिटेल में आप पढ़ें एक बार। अब आते हैं CSD का लेटेस्ट न्यूज। देखिए, CSD का जो कार्ड है आपका 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल हो गया तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, आपका जो भी नियरेस्ट CSD आपका URC है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अभी इफेक्टिव नहीं है, किसी वजह से वो इनफेक्ट हो गया। अच्छा, ईयरली रिन्यूअल जो पहले होता था, हर साल CSD कार्ड रिन्यू किया जाता था, वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया। अब आते हैं रिवाइज एंटाइटलमेंट ऑफ CSD आइटम का। देखिए, CSD आइटम का जो एंटाइटलमेंट है समय के साथ साथ बहुत बदलाव आया हुआ है, तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये सब इन्फो क्लब में इसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। AFD आइटम, यानी कि जो आइटम
अगेंस्ट फार्म डिमांड आपको मिलता है। जैसे कार हो गया, आपका टीवी, फ्रिज, इस टाइप का जो आइटम है वो आपको घर बैठे आप खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना है इसको डिटेल में जानना है तो आप ये सब इन्फोग्राम में जाके सर्च कीजिए EFD आइटम, तो आपको ये डिटेल प्रोसीजर मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ क्लिक करके आप पढ़ लीजिए डिटेल में कैसे आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, डिलीवरी कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इस पर हमने वीडियो भी बनाया, इस चैनल में है, आप हमारे इस चैनल का जो वीडियोज़ है एक बार सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं OROP का रिलेटेड जो न्यूज़। देखिए OROP रिवीजन 1 और 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, 2014 में, 2019 में हुआ था। अब नेक्स्ट जो ड्यू है जुलाई 2024 में, तो इसके लिए टेबल बनाया जा रहा है। इस टेबल कैसे होगा, जैसे 2024 जुलाई तक का जो पेंशन आए हुए हैं उनका सबका मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन है किसी पर्टिकुलर एक रैंक और सर्विस का हर एक के लिए होगा। हर एक रैंक और हर एक लेंथ ऑफ सर्विस, हर 6 महीने का जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो काउंट करके उस सर्विस के लिए, लेंथ के लिए, रैंक के लिए जो भी एवरेज पेंशन होगा वो आपका OROP पेंशन टेबल में आएगा और उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस बार उम्मीद है कि पहले की जो कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों को OROP का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पे फिक्सेशन। देखिए पे फिक्सेशन बहुत ही लॉन्ग एक एवेटेड केस है, क्योंकि 1986 से लेकर के अभी तक का जो डिस्पैरिटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इस चीज़ को DOPT ने एग्री किया और मान लिया कि हाँ ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक साथ पोस्ट से रिटायर किया। एक कर्नल साहब है, एक हवलदार जी है। कर्नल साहब जब रिटायर होकर रीएम्प्लॉयड होते हैं उनको लास्ट पे ड्रॉन में उनका पे फिक्सेशन किया जाता है कुछ डिडक्शन का बाद। वायरस एक हवलदार जब रिटायर करते हैं उनको लास्ट पे ड्रॉन में पे फिक्सेशन नहीं होता, जबकि वो भी एग्रीड है कि मेरा भी जो है डिडक्शन करो पर मुझे लास्ट पे ड्रॉन दे दो। इससे क्या होगा, लास्ट पे ड्रॉन के ऊपर HRA मिलेगा, DA मिलेगा, हर चीज़, हर फैसिलिटी मिलेगा, पर उनको नहीं दिया जाता है। इस तरह सर एक डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पैरिटी है। इस पर बात किया गया और DOPT एग्री है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास फाइल गया, प्रपोजल गया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पे फिक्सेशन बनाया गया DOPT का द्वारा, पर इस चीज़ को डिनाई किया गया ये कह करके कि अगर इस तरह का फैसिलिटी PB वर्क को मिल जाएगा तो अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। हाँ दोस्तों, यही लैंग्वेज था, अनड्यू एडवांटेज मिलेगा इनको। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का मेंटालिटी है, पर फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि एक दिन सभी को यूनिफॉर्म पे फिक्सेशन का जो मेथड है वो मिलेगा और सबको पे फिक्सेशन का बेनिफिट मिलेंगे। इसके लिए AIREXA का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। अभी भी AIREXA कंटिन्यूसली DOPT एंड मिनिस्टर ऑफ फिनांस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सबके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह इस चीज़ को गवर्नमेंट को कन्विंस किया जाए और लेजिटिमेट जो राइट्स है वो सबको मिले। सो फ्रेंड्स, ये था इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि हम टाइम टू टाइम इस चैनल में हम आपको देते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये सब इन्फो क्लब का जो यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है ये टाइम टू टाइम आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स आपको इसी तरह का मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।